दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हम जो हमारी सीरीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 98 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो, और हमने मैथ्स की सीरीज भी चला रखी है। तो गाइज, ये जो आपके वीडियोस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं आपको साइंस में बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। इसके अलावा इनसे आपको रेलवे का लेवल का पता लगता है कि रेलवे है वो क्वेश्चंस कैसे पूछता है। आपको पता होगा वर्ष 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत ही आपके लैंग्वेज के आधार पर बहुत ही कठिन थे, तो उन सबको हम ईजी लैंग्वेज में देखते हैं। तो ये हमारा है 27/11/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि कोशिकाओं के उस समूह को क्या बोलते हैं जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है तथा जो एक विशेष कार्य को करने के लिए समूह बनाते हैं। तो गाइज, इनको बोलते हैं ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू की परिभाषा होती है कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आपके जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और वो किसी एक कार्य को संपादित करते हैं, मतलब एक समान कार्य को संपादित करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऊतक। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि ग्राफियन आपका जो फुटरक होता है, मतलब फॉलिकल जो गुहिका होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो गाइज, हमारे शरीर में बहुत सारी कैविटी की गुहिकाएं पाई जाती हैं और उनको बोलते हैं एट्रियम यानी कि आपका कोटर। इनको बोलते हैं कोटर या एंट्रियम। हमारे शरीर में बहुत सारी कैविटी के स्थान पाए जाते हैं और जो अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। इनको बोलते हैं कोटर और एंट्रियम, इनको बोलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस आपके धातु को यदि हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, ये अधातु है, धातु नहीं, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। ओके, तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस धातु को यदि हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है। अब गाइज, आपने पढ़ा होगा कि आपका सोडियम होता है, एक धातु होता है, अगर उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें आग लग जाती है। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में कहीं भी सोडियम नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सी धातु है, कौन सी नॉन मेटल है। तो गाइज, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस में ये होता है कि फास्फोरस को अगर हम हवा में खुला छोड़ देते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस अगर वो तापमान मिल जाता है, मात्र 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर उसको मिल गया तो आपके जलने लग जाता है, उसमें आग लग जाती है। इसलिए आपका जो फास्फोरस है उसको पानी के अंदर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपका सोडियम है उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति किस चीज को प्रदर्शित करती है? मान लीजिए आपने कोई तत्व देखा होगा, उसकी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आपने देखी होंगी ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सोडियम की +1 होती है। तो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, ये किस चीज को प्रदर्शित करती है, किसके आधार पर ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात की जाती है? तो देखिए, आपका जो आपका यौगिक का वास्तविक आवेश होता है ना, ऑप्शन नंबर 2 है, किसी यौगिक का वास्तविक आवेश, उसी के आधार पर उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आवेश के आधार पर, भाई उसके उस पर आवेश कितना है, पॉजिटिव आवेश कितना है, नेगेटिव आवेश कितना है, उसके आधार पर उसकी जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसके यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण कैसा होता है? अब देखिए, विस्थापन जो होता है ना वो आपके किसी भी प्रकार से हो सकता है। वृत्तीय गति भी हो सकती है, सरल रेखा गति भी हो सकती है, वृत्त भी हो सकता है। अब देखिए, विस्थापन की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि आप किसी भी प्रकार की गति करें तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो आपका डायग्राम है वो आपका सरल रेखा भी हो सकता है, वक्र रेखा भी हो सकता है, वृत्त के फॉर्म में भी हो सकता है और कुल दूरी जो होती है उसके बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुर्दे की जो नलिका होती है उसकी परत किस प्रकार किससे मिलकर बनी होती है? तो गाइज, हमारे जो गुर्दे होते हैं, किडनी होती है, उसकी जो आपकी नलिका होती है, उसकी जो परत होती है ना, वो आपके बनी हुई होती है आपका जो एपिथेलियम ऊतक होता है उससे। लेकिन एपिथेलियम ऊतक भी आपका कई प्रकार का होता है। मैंने आपको उस टाइम बताया था जब आपका टिश्यू वाला चैप्टर आपको कराया था, तो आपको बताया था क्यूबोइडल जो होती हैं। ठीक है, आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है ना, उससे आपकी जो गुर्दे होती है, किडनी होती है, उसकी लेयर्स आपके मिलकर बनी होती हैं क्यूबोइडल आपके एपिथेलियम से। ठीक है, यानी कि आपका घनाकार एपिथेलियम ऊतक होता है, उससे आपका गुर्दे की जो गुर्दा होता है, आपकी किडनी होती है, उसकी लेयर बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के संयोजन में केवल
आपके विद्युत धारा होती है एक ही पथ में आपके प्रवाहित होती है। अब देखिए दो प्रकार के विद्युत के परिपथ होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। अब देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आपके जो भी प्रतिरोध होते हैं ऐसे, ठीक है, आपके श्रेणी में जुड़े होते हैं डायरेक्टली। जैसे अगर मैं यहाँ जोड़ूँ तो देखिए एक ऐसे जुड़ गया, फिर ये, फिर ऐसे जुड़ गया, दो ऐसे ऐसे जुड़ते हैं। आपका जो प्रतिरोध होते हैं एक श्रेणी में जुड़ते हैं। और आपका समांतर क्रम में क्या होता है, अगर ये 2 पॉइंट है तो एक तो ऐसे जुड़ जाएगा, एक इसके पैरेलल, एक इसके पैरेलल, ऐसे जुड़ते हैं। तो आपसे पूछा है कि किस प्रकार के संयोजन में आपका जो पथ होता है वो एक ही होता है। तो आप देखेंगे समांतर में देखिए एक पथ, 2 पथ, 3 पथ, जितने प्रतिरोध होंगे उतना ही पथ होगा। लेकिन आपका जो श्रेणी क्रम है उसमें देखिए एक ही मार्ग है, देखिए ये एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग से आपकी जो विद्युत धारा होती है प्रवाहित होती है। तो आपका श्रेणी क्रम है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो एक निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। अब आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण आपके पेड़ पौधों में होती है और इसकी मदद से आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन पकाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके जो पेड़ पौधे होते हैं अपने शरीर से क्लोरोफिल जो होता है उनकी पत्तियों में उसकी मदद से और सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर आपका जो ग्लूकोज होता है वो बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि कौन सा आवश्यक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है, बल्कि आपके जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, न कि ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर जाएगा कि ऑक्सीजन है वो कोई काम नहीं आती। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि गोलाकार दर्पण जो होते हैं स्फेरिकल मिरर, उनमें कौन सा दर्पण होता है, ठीक है, जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरी हुई होती है। अब देखिए 2 प्रकार के आपके गोले दर्पण होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं लेकिन नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये होता है, एक ये होता है। देखिए अगर इसके बाहर वाली सतह पर अगर मैंने पॉलिश कर दी तो अंदर वाली सतह क्या हो जाएगी, परावर्तक का काम करेगी। इसको बोलते हैं आपका अवतल। क्या बोलते हैं इसको, अवतल, यानी कि इसको बोलते हैं कॉनकेव, किसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। और अगर इसकी मैंने ये वाली सतह, अंदर वाली सतह है, इसके ऊपर पॉलिश कर दी तो बाहर वाली सतह है ना, ये यहाँ पर आपके परावर्तक का काम करेगी। तो ये बाहर वाली सतह है ना, अगर बाहर वाली सतह अगर परावर्तक का काम करती है इसको बोलते हैं उत्तल, यानी कि आपका कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा कि पूछा है गोलाकार दर्पण में जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की उभरी हुई होती है। तो देखिए इसकी बाहर की ओर उभरी हुई है, ये परावर्तक पृष्ठ है। इसमें देखिए बाहर की ओर पॉलिश करी हुई, अंदर की जो पृष्ठ है वो आपके क्या है, परावर्तक पृष्ठ होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि भाई ऊर्जा को आप ना तो नष्ट कर सकते हो ना उत्पन्न कर सकते हो। हम ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप स्थितिज ऊर्जा से गति ऊर्जा बना सकते हो, ऐसे मतलब किसी भी ऊर्जा को किसी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऊर्जा को कभी तो ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार के बारे में क्या परिवर्तन होता है। अगर किसी अम्ल को अना या किसी क्षार को अगर हम जल में डालते हैं तो क्या होगा, ये आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट है उसके बारे में सत्य होगा। तो देखिए आर्यनियस ने कहा था अगर किसी आप अम्ल है, अगर किसी अम्ल को आप जल में डालते हो, किसी एसिड को अगर जल में डालते हो तो हमेशा देता है H+ आयंस। और अगर आप किसी क्षार को, किसी आपका बेस को अगर डालते हो, किसी बेस को अगर पानी के अंदर डालते हो तो उन्होंने कहा था कि वो हमेशा OH- आयन है वो यहाँ पर देता है। तो आप देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका सत्य है। पहला, क्षार होते हैं जलीय विलयन में OH- देते हैं, पहला स्टेटमेंट ही सत्य है। दूसरा देखिए क्षार जलीय विलयन में H+ देते हैं, गलत है। तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। केवल आपका पहला स्टेटमेंट सत्य है कि क्षार जल में OH- देते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आपका कच्चा तेल होता है वो दिखने में कैसे होता है, क्रूड ऑयल क्या होता है। देखिए क्रूड ऑयल होता क्या है, कच्चा तेल क्या होता है। आपके जीव जंतु आपके जब लाखों साल पहले आपके पृथ्वी के नीचे दबकर मर गए थे तो उनसे आपके कच्चे तेल का निर्माण हुआ है पृथ्वी के ताप और दाब के कारण। इसे यहाँ पर कच्चा तेल बोलते हैं और इसको कुआं खोदकर निकाला जाता है और इसी की मदद से पेट्रोलियम के आपके उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम के आपके प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और इसको बैरल में मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह आपके होता है गंध युक्त पीले या काले रंग का, ठीक है। इसमें क्या होती है, गंध आती है ना, और ये आपके
पीले अथवा काले रंग का होता है, हल्का काला हल्का पीला होता है, और इसे आपका ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना भी इसको बोलते हैं, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। आपका जो पेट्रोलियम होता है या आपका कच्चा ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस होती है वर्ग 18 के तत्वों को वर्ग अक्रिय गैस बोलते हैं। और वर्ग 18 तत्वों को याद करने की ट्रिक मैंने आपको पहले ही करा दी है केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, वर्ग 18 में आते हैं आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। याद करने की ट्रिक है हीना अगर कर जीरो पे रनआउट। क्या है? हीना अगर कर जीरो पे रनआउट। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में क्लोरीन ही नहीं है। क्लोरीन वर्ग 17 का तत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, इस अवधारणा को किसकी खोज ने गलत सिद्ध कर दिया था? यानी कि आपके एक खोज हुई थी और उसकी खोज के बाद जो ये आपकी अवधारणा थी कि सभी आपके परमाणु होते हैं, समान होते हैं एक तत्व के, ये वाली अवधारणा गलत सिद्ध हो गई थी। तो ये किसकी खोज के बाद हुई थी? तो इस गाइस उनको बोलते हैं आइसोटोप, यानी कि आपका समस्थानिक। आइसोटोप उनको बोलते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनके परमाणु संख्या तो क्या होती है आपके समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होती है, उन्हें बोलते हैं आपका समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन के होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी प्रकार के ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ठीक है, तो इन देखिए परमाणु संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही आपके परमाणु है वो समान होते हैं, परमाणु देखिए अलग अलग हैं। इसलिए आपका ये जो अवधारणा थी आपके आइसोटोप्स यानी कि जब समस्थानिक आया तो उस टाइम पे आपके गलत सिद्ध हो गई। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग कौन सा नहीं है? आप जानते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है उसकी मदद से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, तो बताना है कौन सा उपयोग किया जाता है। देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, ये राइट आंसर आ जाएगा कि भाई इसके उपयोग से आपके गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसके विकास की देखरेख की जा सकती है। आपको पता है अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, उसमें हम लिंग निर्धारण का भी पता लगा सकते हैं, लेकिन ये कानून रूप से अवैध होता है। लेकिन उसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भ्रूण है उसका विकास कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो हम अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से करवा सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस प्रकार से रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु से होता है उसी प्रकार जीव विज्ञान का संबंध किससे है? ओके, जीव विज्ञान है, मैं थोड़ा सही करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, तो आपसे पूछा कि भाई जिस प्रकार से जो रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु से होता है उसी प्रकार जीव विज्ञान का संबंध किससे होता है? तो हम जानते हैं कि जो आपका परमाणु होता है, परमाणु के अध्ययन किया जाता है आपका रसायन विज्ञान में, तो उसी प्रकार जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? हम जानते हैं कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। वैसे तो जीवों के बारे में, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हमको कोशिका ही मानना पड़ेगा। वैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोशिका के आपका अध्ययन है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन आपको दे रखा है, तो उसी के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कार्य में क्या होता है? आप जानते हैं कार्य जो होता है W, वो होता है W बराबर FS cos थीटा, और ये आपके एक प्रकार से अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि आपका जो फोर्स होता है वो एक सदिश राशि होती है और आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक सदिश राशि होती है, और दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, अदिश गुणा है ना, वो आपके कहलाता है आपका अदिश ही होता है। डॉट यानी कि आपका बिंदु गुणा जो होता है वो हमेशा आपका अदिश ही होता है, तो इसलिए आपका जो कार्य होता है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि एक प्रकार से अदिश राशि होती है, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलीकरण के कारण उसका जल का विलोपन हो जाता है, तो फिर पदार्थ आपके किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है? तो देखिए आपका कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए ये मैं आपका क्रिस्टल लेता हूँ Na2 NO2 आपका Na2CO4 Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 और पॉइंट में 10H2 ये मैंने ले लिया है, ये आपका धावन सोडा होता है। Na2CO3
0.10 और 10H2O, और जब इसको मैं गर्म करता हूँ, इसका क्रिस्टलीकरण करना तो यहाँ पर बनता है Na2CO3 प्लस 10H2। ये 10 जल के अणु होते हैं वो अलग हो जाता है। तो इस स्थिति में ये आपका जल के अणु अलग हो जाते हैं और इसको बोलते हैं आपका निर्जलीकरण होना, ठीक है, डिहाइड्रेशन होना या एनहाइड्रेशन होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। आपको पता होगा हमारे 2 टेस्टिस पाए जाते हैं मेल्स के अंदर, और उनमें आपके जो स्पर्म होते हैं वो बनते हैं। तो वो जो बाहर आते हैं वो आपके आते हैं शुक्रवाहिका यानी कि वीनस के माध्यम से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर रसायन विज्ञान में जो गणना होती है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो रसायन विज्ञान में आपको पता है केमिस्ट्री में जो गणना की जाती है मेन रूप से आपके मोल्स के अंदर की जाती है। या आपको पता होगा कि मोल के रूप में जो मैक्सिमम गणना आपकी की जाती है वो आपके मोल्स में की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जो बल होता है ना, बल हम जानते हैं, कोई सा बल आप ले लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल ले लीजिए, कोई सा बल, तो आपके ज़्यादातर जो बल होते हैं ना फोर्स, वो आपके उनके द्रव्यमान के आपके गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आपसे बोला कि इनके वेग को 3 गुना कर दिया, पहले m1 था इसको भी 3 गुना कर दिया और m2 को भी 3 गुना कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फोर्स हो जाएगा ना वो आ जाएगा 3m1 इंटू 3m2 और बटे r², यानी कि आपका हो जाएगा 9m1 m2। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो बल है, ठीक है, आपका जो बल है वो आपका पहले का क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका जो बल है फोर्स है वो आपके 3m1 और 3m2 और बटे r² है। तो F समानुपाती हो जाएगा 9m1 m2 अपॉन r², यानी कि पहले का क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा पहले का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो ये कि बलों में क्या पाया जाता है। आप जानते हैं बल जो होते हैं फोर्स होता है, अभी मैंने कहा था बल जो होता है एक प्रकार से सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपका डिस्प्ले आपका जो डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड दोनों ही पाए जाते हैं। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समपरमाणु अणु नहीं है। देखिए समपरमाणु अणु कौन सा होता है, ऐसा अणु जिसमें आपके सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, उन्हें बोलते हैं समपरमाणु। अब देखिए हाइड्रोजन में 2 आपके परमाणु हैं, दोनों हाइड्रोजन के हैं। नाइट्रोजन में 2 है, ये भी दोनों हाइड्रोजन के हैं। फास्फोरस में P4 यानी कि 4 आपके आइटम्स हैं और 4 वो आपके 4 परमाणु हैं, वो आपके चारों के चारों ही आपके फास्फोरस हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक तो आपका कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं, इसलिए ये वाला आपका समपरमाणु अणु नहीं है, विषम परमाणु अणु है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 3m द्रव्यमान जो है, 3m द्रव्यमान की एक वस्तु है, वो पृथ्वी से 3h की ऊंचाई पर स्थित है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अगर एक वस्तु का द्रव्यमान है 3m है और ये धरती से आपके 3h ऊंचाई पर स्थित है, तो इसकी जो आपके स्थितिज ऊर्जा होती है, हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है mgh। अब देखिए m का मान आपको दे रखा है 3m, m का मान जो है आपको दिया हुआ है 3m। तो देखिए m अगर आपको दे रखा है 3m, ठीक है, mgh फॉर्मूला होता है mgh, g आपको g है, g रखना है और h बराबर रखना है आपका 3h। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका जो आएगा वो आएगा 9mgh। क्या आ जाएगा 9mgh है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि आपकी जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी वो आ जाएगी 9mgh। तो गाइज ये था हमारा पार्ट आपका लास्ट, आज का हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसका IUPAC नाम है वो यहाँ पर गलत लिखा गया है। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए हम जानते हैं जो IUPAC नाम होते हैं आपका जो सारे के सारे एल्डिहाइड के हैं, तो एल्डिहाइड का जो होता है ना वो आपका CHO होता है लास्ट में, तो CHO आपको पहचान करनी है। लेकिन देखिए ब्यूटी एल्डिहाइड है, CH3 होता है, सही है। एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन होने चाहिए, बिल्कुल सही है। फॉर्मल्डिहाइड में केवल एक ही कार्बन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म में होता है एक, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, देखिए आपका जो फॉर्म होता है उसमें होते हैं एक, ये होता है फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म जो होते हैं फॉर्म सब जाम या है। अगर 2 होते हैं उसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। अगर आपका 3 होते हैं उसको बोलते हैं आपका प्रोपिल, और 4 होते हैं उसको बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है ना उसमें केवल एक ही कार्बन होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर CH-CHO है। अब CH-CHO का मतलब क्या है भाई, एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन होंगे, जबकि नहीं होना चाहिए, एक ही कार्बन होना चाहिए। इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है HCHO। आपका फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है CH-CHO, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है वो थर्ड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा पार्ट नंबर 98 वीडियो। गाइज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो गाइज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।
जय भारत।